फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 7 जनवरी है और 6 जनवरी के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये सिंपल, हैंड रिटन और इजी नोट्स है। सबसे पहले देखो, ये मैंने जो इमेज दिखाई है ये GSAT-20, जो कि अभी एक सैटेलाइट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने किसकी हेल्प ली है? एलोन मस्क के स्पेस एक्स की। एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसकी हमने हेल्प ली है GSAT-20 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले GSAT-20 को लॉन्च करने का एक ही ऑब्जेक्ट है कि अभी हमको इंटरनेट की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसको सबसे ज़्यादा बढ़ाना है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। क्या इसरो के पास कैपेसिटी नहीं है कि हमको जाके एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी को मतलब उसके साथ टाई अप करना पड़ेगा? ऐसा कुछ रीज़न है, तो उसका सारी चीज़ें हम समझेंगे। अभी देखो, इस चीज़ को समझो कि GSAT-20 के अंदर क्या हम इसरो को हेल्प की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? उसका रीजन क्या है? GSAT-20 क्या है? 4700 यानी 4.7 टन का, यानी 5 टन की इसकी कैपेसिटी है। इसको कहाँ भेजा जाएगा? तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि 36,000 किलोमीटर, पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर की जो सर्कल है उसके अंदर ये ऑर्बिट करेगा। इसको फैल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उसको मैं समझाऊंगा, अभी 2 मिनट रुको। और इसका उद्देश्य क्या है कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड कवरेज को प्रोवाइड करना, सैटेलाइट इंटरनेट, ताकि जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, हिमालयन स्टेट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, जहाँ पर बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर भी नेट नहीं आता है। इसके कारण कि वहाँ पर वायर नहीं जा सके कुछ इश्यू के कारण, तो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके कारण इतना ईजी हो जाएगा कि ऑल इंडिया में किसी भी लोकेशन पर आपको नेट मिल जाएगा, भले वो रिमोट लोकेशन हो या बहुत बड़ी लोकेशन हो। तो हमारे इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। और आने वाले 5 साल बाद तो ऐसी सिचुएशन होगी कि हर व्यक्ति के पास इंटरनेट होगा। चलो, तो अभी इस चीज़ को समझो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको जरूरत क्यों पड़ी कि हम एलोन मस्क की कंपनी के पास टच कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये है, देखो हमारे पास 3 रॉकेट है, एक तो PSLV, एक GSLV Amki-2 और GSLV Amki-3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोला जाता है उसको, LVM-3। तो PSLV जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर 1.75 टन की कैपेसिटी को कैरी कर सकता है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर 1.4 टन। हमारा जो दूसरा रॉकेट है GSLV Amki-2, उसकी कैपेसिटी कितनी है? लो अर्थ ऑर्बिट में वो 6 टन की सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। और जियो थर्मल ऑर्बिट, जो हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसके अंदर 2.25 टन के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट रॉकेट है, सबसे हेवी रॉकेट है और जो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग रॉकेट इसरो का कौन सा है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर 8 टन की कैपेसिटी वाला सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 4 टन की कैपेसिटी, यानी जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 4 टन का सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, वो भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सबसे हेवी व्हीकल से। तो अभी इस चीज़ को समझो। और जबकि एलोन मस्क की कंपनी के पास कितनी है? तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर तो 64 टन, 64 टन, डिफरेंस ही नहीं है। इधर तो 8 टन और उधर 64 टन, मतलब उसका 8 गुना डबल, और 8 गुना उससे। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर 27 टन की कैपेसिटी। यहाँ हमारे पास केवल 4 टन की कैपेसिटी का लॉन्च कर सकते हैं, वो 27 टन की कैपेसिटी को लॉन्च कर सकते हैं। तो GSAT-20, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं भेड़िया। आपने मूवी देखी होगी भेड़िया, तो उसके अंदर जैसे भेड़िया होता है वैसे इसको वॉल्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉल्व। तो गुजरात के अंदर क्या है कि कैप्टिव ब्रीड वॉल्व्स इनटू द वाइल्ड, उनको छोड़ा गया है वहाँ पर गुजरात के अंदर। तो अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो वॉल्व इंपॉर्टेंट है। वॉल्व आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ डॉग फैमिली, यानी डॉग फैमिली के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट फैमिली किसकी, सबसे लार्जेस्ट मेंबर कौन सा है? वॉल्व, भेड़िया, जिसको कैनिडिए बोला जाता है। नॉन फॉर देयर फिजिक, उनकी मतलब बॉडी कैपेसिटी भी इतनी जोरदार होती है, उनके बाल थिक होते हैं, उसके अलावा शार्प आइज होती है, स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं, मतलब जबड़े बहुत मजबूत होते हैं उनके। एक बार किसी को पकड़ लिया तो वो कंप्लीट उसको खत्म कर देगा। उसके बाद पॉइंटेड ईयर्स होते हैं एंड ए लॉन्ग बुशी टेल, और उनकी पूंछ भी होती है। आप डॉग को देखोगे, जो हमारा डॉग होता है वो तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो किसी को पकड़ भी लेता है तो उसके कारण उसकी डेथ नहीं होती है कितनी बार तो। लेकिन जो भेड़िया होता है वो इंसान को भी खा सकता है, मतलब इतना वो, जिसको बोलते हैं नरभक्षी भेड़िया बोल सकते हैं। तो ये भेड़िया बहुत ज़्यादा, उसका जबड़ा बहुत मजबूत होता है, वो अगर आपको गर्दन से पकड़ ले तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। वैसा ये सोशल एनिमल्स, यानी ये झुंड में चलते हैं ये ऐसे भेड़िया, और अगर आप भेड़िए झुंड में चल रहे हैं तो उनको बीट करना तो नामुमकिन है। एपेक्स प्रेडेटर्स, यानी ये क्या करते हैं? हंटिंग लार्ज अनग्युलेट्स लाइक डियर, एल्क और मूस, यानी जैसे डियर है, हिरन को खाने का काम करते हैं। और उसके अलावा जैसे ये भेड़िए हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बनाने में सबसे बड़ा रोल इनका है, क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं जो कि क्या करते हैं? प्लांट को खाते हैं, उनको कंज्यूम करने का काम ये करते हैं। अगर उनकी स्पीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उनकी तादाद को रेगुलेट करने में सबसे बड़ा रोल इनका है। कम्युनिकेटिव मास्टर्स, स्ट्रेंथन पैक बॉन्ड्स, डिफेंड टेरिटरी एंड कम्युनिकेट विद अदर पैक्स। और ये क्या करते हैं? उनकी बाउंड्री को मजबूत रखते हैं, उनकी बाउंड्री में कोई एंट्री नहीं मार सकता। अगर इंसान चला गया तो उसको ये खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो कैपेसिटी है। सब स्पीसीज ग्रे वोल्फ, इसके अंदर 2 टाइप्स की वोल्फ होते हैं, एक तो ग्रे वोल्फ और एक होता है हिमालयन और तिब्बतन वोल्फ। हिमालयन यानी जो हिमालय के रीजन में है, और ग्रे वोल्फ यानी जो पेनिनसुलर रीजन में पाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है कैनिस ल्यूपस फेलिपस, और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। हिमालयन और तिब्बतन वोल्फ यानी कैनिस ल्यूपस चानको, ठीक है। ये नॉर्थ रीजन के अंदर पाया जाता है। लद्दाख, लाहौल एंड स्पीति रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट हिमाचल प्रदेश के रीजन में पाया जाता है, लाहौल एंड स्पीति रीजन में और लद्दाख रीजन में। एक है ग्रे वोल्फ। ग्रे वोल्फ का IUCN कैटेगरी क्या है? लिस्ट कंसर्न। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है और साइट्स के अंदर इसको अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, याद रखना है आपको। और हिमालयन वोल्फ के अंदर IUCN क्या है कैटेगरी? वल्नरेबल। चलो ये टॉपिक भी हो गया।
नेक्स्ट न्यूज़ देखो, इंडिया जीडीपी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई 7.3% अनसो डेटा। तो इंडिया का जो जीडीपी एस्टिमेशन है वो 7.3% से बढ़ गया है। चलो इस चीज़ को समझो। जीडीपी का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो हो गया कंजम्पशन, एक हो गया इन्वेस्टमेंट, एक हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को घटा दोगे तो नेट इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट जो भी आएगा वो देखना है। तो इसको बोला जाता है जीडीपी। ठीक है, अब इसका डेटा किसने निकाला है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। तो अभी हमको एनएसओ को बहुत अच्छे से समझना है। तो ये एक्ट करता है नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन द कंट्री। कंट्री के अंदर जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसकी प्लान डेवलपमेंट के लिए एक नोडल एजेंसी को बनाया गया है, और वो किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये ले डाउन करती है, मेंटेन करती है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्विंग कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, मेथोडोलॉजी ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड डिसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अनएसओ कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, द कंप्यूटर सेंटर और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एक तो अनएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, कंप्यूटर सेंटर और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, 3 डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अभी आपको पता हो कि हमने एक बार टॉपिक पढ़ा था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है, तो वो किसका पार्ट है? वो अनएसओ का ही पार्ट है। उसमें एक तरह से 3 विंग्स बोल सकते हैं अपन, हम उसमें 3 विंग्स बोल सकते हैं। उसके बाद कंपाइल्स एंड रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको रिलीज करने का काम किसका है? ये भी एनएसओ का है। एवरी मंथ इन द फॉर्म ऑफ क्विक एस्टिमेट्स कंडक्ट द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन टू असेस एंड इवेल्यूट द चेंजेज इन ग्रोथ, यानी ग्रोथ के अंदर जो चेंजेज हुई है और ग्रोथ के अंदर जो चेंजेज हुआ है उसको इवेल्यूट करना और असेस करने का काम किसका है? और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम भी इनका ही है। चलो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम किसकी है? तो अभी इसको समझो। अभी एक न्यूज आई है कि टेन्योर ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर विद पार्शियल अमेंडमेंट। तो उसको 1 साल से बढ़ा दिया गया है। तो एक्सटेंडेड पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपनीज। पीएलआई स्कीम का मतलब होता है पीएलआई स्कीम इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया that offers financial incentive to companies based on their incremental sales of product manufactured in India। अब इस चीज़ को समझो। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इंसेंटिव प्रोवाइड करता है ऐसी कंपनीज को जो कि उनकी इंक्रीमेंटल सेल्स प्रोवाइड करते हैं, जो सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का काम करते हैं इंडिया में। कुल मिला के हमारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर स्पेसिफिक कंपनियों को। ठीक है, एम्स टू ड्राइव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इसका उद्देश्य है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, जॉब क्रिएट करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और एक्सपोर्ट फैसिलिटेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसके अलावा इंपोर्ट को कम करना। ये सब पीएलआई स्कीम के उद्देश्य है। अब सेक्टर कौन कौन से हैं? तो 14 स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर ये की सेक्टर्स है जहाँ पर पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेडिकल डिवाइस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, वाइट गुड्स हो गया, फूड प्रोडक्ट हो गया, बैटरी हो गया, ड्रोन्स हो गया। इंसेंटिव रेट 4% to 6% ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स पर, ये क्या जो हमारे प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है पीएलआई स्कीम, उसके अंदर 4% to 6% ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स इतना इंसेंटिव दिया जाता है। अगर आपने कोई भी इंक्रीमेंटल सेल्स की है तो उसका 4 से 6% आपको असिस्टेंस दी जाएगी। अब साथ के साथ स्टेटस देख लो ऑटोमोबाइल सेक्टर इन इंडिया का स्टेटस। तो वर्ल्ड के अंदर 3rd ऑटोमोबाइल मार्केट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ऑटोमोबाइल मार्केट है वो कौन सा इंडिया उसमें कौन से नंबर पर आता है? 3रे नंबर पर। टोटल जो भी एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका 5 से लगभग 5.5% के आसपास एफडीआई किसमें आती है? इस सेक्टर के अंदर आती है। ईवी इंडस्ट्री में क्रिएट जॉब्स बाय 2030, यानी जो ईवी इंडस्ट्री है वो जॉब क्रिएट करेगी 2030 तक। याद रखना है, ईवी इंडस्ट्री में क्रिएट जॉब्स बाय 2030। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या हो गया? फेम स्कीम और ऑटोमेटिव मिशन प्लान, यानी जो ऑटोमेटिव मिशन प्लान हो गया 2016 से 26 और फेम स्कीम गवर्नमेंट इनिशिएटिव। और ईवी इंडस्ट्री में क्रिएट जॉब्स बाय 2030 तक ईवी इंडस्ट्री जॉब्स क्रिएट कर सकती है। चलो, ये टॉपिक हो गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक पार्ट है ना ईवी इंडस्ट्री भी, इसलिए उनकी जो जॉब क्रिएटिंग कैपेसिटी वो कितनी हो गई? वो 2030 तक बहुत सारी जॉब क्रिएट करने का काम कर सकती है वैसा। चलो, ये टॉपिक हो गया। अब देखो, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे कोर्ट का है। तो कोर्ट के अंदर अभी न्यूज आई है कि 1/5 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन कंट्री लेक सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी फॉर वुमन, से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट है, किसके द्वारा? बाय सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग है ऑफ इंडिया टाइटल, जिसका नाम है स्टेट ऑफ द जुडिशरी। उन्होंने ये रिपोर्ट इशू की है जिसके अंदर बोला है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 1/5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे हैं जिसके अंदर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। तो उनकी रिपोर्ट में क्या क्या न्यूज आई उसको पढ़ लो। सबसे पहले इनएडिकेट वुमन फ्रेंडली फैसिलिटी, वहाँ पर इनएडिकेट वुमन फ्रेंडली फैसिलिटी बहुत ही कम है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे इंडिया के अंदर 1/5 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स लेक सेपरेट टॉयलेट फॉर वुमन। उनके पास तो ऐसी कोर्ट से जहाँ पर इंडिया के अंदर जहाँ पर तो वुमेंस के लिए टॉयलेट भी नहीं है। दूसरी चीज़, ओनली 6.7% ऑफ वुमेंस टॉयलेट हैव सैनिटरी नैपकिन वेडिंग मशीन्स। ओनली 6.7% ऑफ वुमेंस टॉयलेट, यानी जो वुमन का टॉयलेट है उसमें से 6.7% ऐसे हैं जिनके अंदर सैनिटरी नैपकिन है वेंडिंग मशीन्स। अब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि वुमन की जो टॉयलेट होते हैं उसमें से 6.7% है सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, यानी उनके अंदर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स नहीं है। कहने का मतलब ये है,
देखो मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। आपको पता है कि अपन जब टॉयलेट में जाते हैं तो उसमें से सैनिटरी नैपकिन का यूज़ किया जाता है, मतलब वुमेंस के लिए सैनिटरी नैपकिन का यूज़ किया जाता है। तो उस केवल 67% ही ऐसे हैं, सॉरी 6.7% ही ऐसे हैं टॉयलेट जहाँ पर ये फैसिलिटी है। अब 94% 93% तो है ही नहीं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा इश्यू है। अब ये चैलेंजेस क्या है सैनिटेशन फैसिलिटी की, तो देखो समझो, ब्रोकन डोर्स यानी डोर टूटे हुए हैं, फेस इश्यू ऑफ इरेगुलर वाटर सप्लाई, यानी इंडिया के अंदर वाटर सप्लाई बहुत इरेगुलर है। शेड वॉशरूम फॉर मेल एंड फीमेल के लिए एक ही वॉशरूम। अब आप सोचिए अगर एक ही वॉशरूम होगा तो कैसे चलेगा, अनकंफर्टेबल होगा ना महिलाओं के लिए। तो उसके सारी जगह तो ऐसा हो रखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेज हैं उन्होंने अपने पर्सनल क्लीनर अपॉइंट कर रखे हैं ताकि वो टॉयलेट की साफ सफाई कर सकें। लेक ऑफ इंक्लूसिव फैसिलिटी कि बहुत सारे नॉट टॉयलेट्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए तो टॉयलेट्स ही नहीं है। उत्तराखंड के अंदर केवल 4 वॉशरूम है ट्रांसजेंडर्स के लिए। इन एडिकेट सैनिटेशन, हेल्थ एंड हाइजीन रिस्क, सबसे बड़ी रिस्क क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन रिस्क। और ऐसे मतलब टॉयलेट्स इन एडिकेट अगर सैनिटेशन फैसिलिटी होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वल्नरेबल टू हरासमेंट, यानी अगर फीमेल है और मेल्स का एक ही है तो उन पर हरासमेंट भी किया जा सकता है। कोई गाली गलौज कर रहा है तो एक तरह से हरासमेंट हो गया। प्रेग्नेंट वुमन में फेस चैलेंज, और प्रेग्नेंट वुमन फेस भी कर सकती है चैलेंज। उसके अलावा वायोलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, यानी यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायोलेशन, जिसमें राइट टू सैनिटेशन। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि राइट टू सैनिटेशन, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि राइट टू सैनिटेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से यूनाइटेड नेशन का एक ह्यूमन राइट्स आया, यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स है उसका वायोलेशन कैसे होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स बोलते हैं कि एक इंसान के पास राइट टू सैनिटेशन का भी एक अपने आप में अधिकार है। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि हम फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है अगर हमने उनको फैसिलिटी नहीं दी है किसकी, सैनिटेशन की। तो सुप्रीम कोर्ट इन वीरेंद्र गौर वर्सेस स्टेट हरियाणा केस 1995 का केस है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उसमें बोला है कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एक्सटेंडिंग इट टू सैनिटेशन फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी, यानी उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 कवर्स, जो आर्टिकल 21 किसका है, राइट टू लाइफ, उसके अंदर सैनिटेशन फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के लिए एक व्यक्ति को स्वच्छ रहने का अधिकार, स्वच्छता प्राप्त करने का अधिकार भी है, और स्वच्छता से वॉशरूम जाने का, सफाई से वॉशरूम जाने का और टॉयलेट फैसिलिटी अचीव करने का राइट भी राइट टू लाइफ के अंदर कवर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वीरेंद्र गौर वर्सेस स्टेट हरियाणा केस है, हरियाणा स्टेट वाला 1995 का है, और फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है अगर आपको सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है तो। उसके बाद सैनिटेशन फैसिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। आप डेडिकेटेड रिसोर्स को अलोकेट करने की जरूरत है। एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने ही बोला है कि हमको जरूरत है कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाए, और उसका काम क्या होगा, वो जो भी जुडिशरी इंडिया के अंदर जो भी जुडिशरी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने का काम करेगी। उसके अलावा अपग्रेड करना, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को अपग्रेड करना, फैसिलिटी सारे लोगों को जिसमें ट्रांसजेंडर्स हो गए, डिसेबल्ड पर्सन हो गए, सबको फैसिलिटी मिले। डेवलप सैनिटेशन गाइडलाइंस और एनकरेज यूजर फीडबैक को एनकरेज करना। टॉयलेट फैसिलिटी के इंडिया के अंदर स्टेटस क्या है तो इसको देख लो। सैनिटेशन क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेंस द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग टॉयलेट विद द स्टेट, स्टेट के पास ये फैसिलिटी होगी। एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 69% ऑफ हाउस हैव इंप्रूव टॉयलेट फैसिलिटी। अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसमें इंडिया के अंदर 69% हाउस ऐसे हैं, मतलब एवरेज बोल रहा हूँ, टोटल मिला के जो एवरेज है ऑल इंडिया का, उन्होंने 69% फैसिलिटी लोगों के पास टॉयलेट फैसिलिटी है। और 8.4% ऑफ हाउस है एक्सेस टू शेयर टॉयलेट फैसिलिटी, और 8% हाउस ऐसे हैं जिसके अंदर शेयर टॉयलेट फैसिलिटी है, और 2% से 3% है एक्सेस टू अनइम्प्रूव फैसिलिटी, यानी फैसिलिटी तो है लेकिन अनइम्प्रूव, मतलब नॉर्मल फैसिलिटी है कि वॉशरूम जा सकते हैं वैसा। और अब एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी सबसे ज़्यादा कम किसके अंदर है टॉयलेट फैसिलिटी, तो बिहार के अंदर केवल 61% ऑफ हाउस के अंदर बिहार के अंदर टॉयलेट फैसिलिटी है। उसके बाद झारखंड के अंदर 69% और ओडिशा में 71%। बाकी दूसरे सब स्टेट में इनसे टॉयलेट फैसिलिटी सही है। एवरेज बात करें तो 69% और सबसे कम किसकी है तो 61% बिहार के अंदर। लक्षद्वीप के अंदर 100% ऑफ हाउस होल्ड हैव टॉयलेट फैसिलिटी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनिशिएटिव क्या लॉन्च किए गए तो एक तो स्वच्छ भारत मिशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वॉश इंडिया स्कीम, और अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो अटल मिशन है फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक तो है रिजुविनेशन, एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो अटल मिशन लॉन्च किया गया है उसको अमृत मिशन भी बोला जाता है। चलो ये टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक है स्टील इंडस्ट्री बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इंडिया स्टील सेक्टर रिकॉर्ड्स ग्रोथ, एमर्ज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर। तो स्टील सेक्टर के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इंडिया, वर्ल्ड के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, स्टील का, पहले नंबर पे चाइना। स्टील आउटपुट हो गया 125.32 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील, क्रूड स्टील का जो 125.32 मिलियन टन तो स्टील आउटपुट करने का काम करता है, और 121.29 मेट्रिक टन ऑफ फिनिश्ड स्टील। ठीक है, तो एक तो होता है क्रूड स्टील और एक होता है फिनिश स्टील। दो इंडस्ट्री के अंदर इंडिया सबसे ज़्यादा है, जिसके अंदर क्रूड स्टील का आउटपुट कितना है 125 मिलियन टन, और फिनिश स्टील का 121 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब मिलियन टन सॉरी। तो ये स्टील का हम आउटपुट करते हैं। उसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है तो वन ऑफ द वाइडली यूज मटेरियल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है, स्टील का। किसी भी इंडस्ट्री में देखो आप, स्टील इंडस्ट्री, स्टील का यूज़ तो हर इंडस्ट्री में होगा। स्टील इज ए की सेक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी, अगर आप स्टील को हटा दो ना तो बहुत सारी इंडस्ट्री तो बंद ही हो जाए, ऐसा कुछ। और प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से, तो सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट जो प्रोड्यूस करता है तो ओडिशा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, याद रखना है आपको। और अदर स्टेट ऐसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्ट बंगाल, ये भी स्टील सेक्टर के अंदर अच्छे सेक्टर से, मतलब यहाँ पर भी स्टील इंडस्ट्री बहुत सारी है। और इंडिया कितने % जीडीपी का स्टील इंडस्ट्री, टोटल स्टील इंडस्ट्री जीडीपी के 2% हिस्से को कवर करती है। चलो ये भी हो गया। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लो।
इंक्लूजन ऑफ स्पेशल सेक्टर इन पीएलआई स्कीम, यानी स्पेशलिटी सेक्टर को इंक्लूड किया गया। स्टील से रिलेटेड अप्रूव्ड 6,322 करोड़ आउटले फॉर ए 5 ईयर पीरियड के लिए, किससे रिलेटेड था? स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड। एक ग्रीन स्टील मेकिंग जो मिशन था उसको लॉन्च किया गया, जिसके अंदर 13 टास्क फोर्स की स्थापना हुई विद द एंगेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज अनाउंस्ड ए नेशनल ग्रीन मिशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड यूजेस। आपको पता है कि जो स्टील होती है उससे बहुत सारे पोल्यूटेंट निकलते हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिकली ग्रीन स्टील मेकिंग यानी ऐसे स्टील को बनाना है, यानी नेशनल ग्रीन मिशन को अनाउंस किया, जिसका उद्देश्य क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और यूजेज किया जाएगा, और स्टील इंडस्ट्री को में से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं वो कम से कम निकले। अडोप्टेड द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। उसके अलावा स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 को भी लॉन्च किया गया। अब चैलेंज देख लो साथ के साथ, एक मॉडर्न स्टील प्लांट बनाने की सेटअप करने की जरूरत है, लेकिन इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं है। साइक्लिकल डिमांड एंड मानसून चैलेंज, ये भी अपने आप में इशू है कि स्टील इंडस्ट्री जैसे पानी भर गया, ऐसा कुछ भी अगर डिमांड साइक्लिकल चलती है, यानी जिस टाइम पे साइकिल के हिसाब से बहुत सारे मौसम ऐसे होते हैं जिसके अंदर मशीनरी की नीड ज़्यादा होती है, तो वो साइकिल के हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो उस टाइम पे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर डिमांड ही नहीं है तो स्टील इंडस्ट्री का फोकस कैसे किया जाएगा? तो साइक्लिकल डिमांड एंड मानसून चैलेंज, ये भी अपने आप में इशू है। लो पर कैपिटा कंजम्पशन, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज याद रखना है, इंडिया के अंदर केवल कंजम्पशन कितना है? 86 किलो पर पर्सन, और जबकि वर्ल्ड का एवरेज कितना है? 233 किलो। अब आप डिफरेंस देखो, तो हमारे यहाँ पे अगर डिमांड ही कम होगी, कंजम्पशन ही कम होगा, तो स्टील इंडस्ट्री ग्रोथ कैसे करेगी? लो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इन्वेस्टमेंट कितना है? लो टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर। स्लो अडोप्शन ऑफ स्टील इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर अभी स्टील का यूज़ कम किया जाता है, जबकि लोहे का यूज़ किया, आयरन का यूज़ ज़्यादा होता है। तो अगर स्टील का यूज़ होने लग जाए तो ऑटोमेटिकली ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर सकती है। कौन कौन से पोल्यूटेंट इशू रिलीज करती है? तो स्टील इंडस्ट्री के अंदर तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, PM 2.5, वेस्ट वाटर, हजार्डियस वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। एक तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया, एक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, और एक PM 2.5 हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, हजार्डियस वेस्ट हो गया और सॉलिड वेस्ट हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, PM 2.5, वेस्ट वाटर, हजार्डियस वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, ये जितने भी पोल्यूटेंट हैं इनको रिलीज करने का काम किसका है? हमारी स्टील इंडस्ट्री का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। चलो, अभी ये एक रानी वेलुथम्पी है, मैं आपको समझा देता हूँ। सॉरी, रानी वेलु नेचियार बर्थ एनिवर्सरी कब? 3 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। 3 जनवरी 1730 से इनका बॉन्ड कितना टाइम तक थे? 25 दिसंबर 1796 तक। ठीक है, कितने साल? ये 63 ईयर्स के लिए, 66 ईयर्स के लिए मतलब ये जीवित रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इनकी एनिवर्सरी पर शुभकामनाएं दी हैं, मतलब कि ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए वैसा। तो इनको वीरा मंगई के नाम से भी जाना जाता है। ये रामानाड किंगडम था, कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर, रामानाथापुरम, तमिलनाडु के अंदर एक रामानाथपुरम है, जहाँ पर रामानाथ किंगडम की प्रिंसेस थी। सी इज रिवर्ड एज द फर्स्ट क्वीन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पहली ऐसी क्वीन थी, रानी थी, महारानी, जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये फ्रेंच, इंग्लिश और उर्दू की अच्छी ज्ञाता थी। बिकेम क्वीन ऑफ द शिवानगरा स्टेट, यानी शिवानगरा जो स्टेट है जो प्रेजेंट तमिलनाडु है, उसके अंदर 1780 के अंदर ये क्वीन बनी रही, और 1790 तक ये इन्होंने रूल किया, और इनकी डेथ कब हुई? 1796 में। तो 10 साल के लिए इन्होंने रूल किया था, और पहला ह्यूमन बॉम्ब की बनाने का काम भी इनका ही है, क्योंकि पहली ह्यूमन बॉम्ब की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, रानी वेलु नाचियार। ठीक है, और तमिलनाडु से ये बिलोंग है, रामानाथपुरम, तमिलनाडु, रामानाथ किंगडम। और दूसरा किंगडम कौन सा है? शिवगंगा स्टेट, जो शिवगंगा स्टेट था, रामानाथा किंगडम का जो शिवगंगा स्टेट था, उनकी क्वीन थी, यानी रानी माँ थी ये। चलो, ये आप इस फोटो को देख के आप बता सकते हो कौन है ये? तो ये है हमारी सावित्रीबाई फुले। याद रखना, सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831 से 10 मार्च 1897 तक इनका मतलब बॉर्न पीरियड था, इनका जीवन काल था, और 3 जनवरी को इनका जन्म हुआ, इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर हु वर्क इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन, जिसने वुमेन एजुकेशन के फील्ड में काम किया। बोर्न इन माली कम्युनिटी, जो माली कम्युनिटी होती है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ उनका जन्म हुआ। और सोशल रिफॉर्मर, 19th सेंचुरी की सोशल रिफॉर्मर में इनका नाम काउंट होता है, जो कि वुमेन एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा अग्रसर थी। मैरिज एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, किससे? ज्योतिराव फुले से। और महिला सेवा मंडल की स्थापना 1852 में की। उसके अलावा एक पोइम लिखी थी, गो गेट एजुकेशन, जाओ और एजुकेशन प्राप्त करो, ओप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए ये लिखी थी। महिला सेवा मंडल की स्थापना की। उसके अलावा सत्य शोधक समाज को कैरी फॉरवर्ड किया था आफ्टर ज्योतिबा की डेथ, यानी ज्योतिबा फुले की डेथ हुई, इसके बाद सत्य शोधक समाज को कैरी फॉरवर्ड करने का काम किया। स्टार्टेड फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन, वुमेन के लिए पहली स्कूल को स्टार्ट किया। ओपन नेटिव फीमेल स्कूल, यानी नेटिव फीमेल स्कूल को ओपन किया। याद रखना है, नेटिव फीमेल स्कूल, यानी पहली नेटिव फीमेल स्कूल को किसने ओपन किया था? पुणे के अंदर, ये हमारी सावित्रीबाई फुले ने। उसके अलावा स्टार्टेड बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, यानी जो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह होते हैं उसको भी स्टार्ट करने का काम किया, कि जो बाल हत्या होती है उसको प्रतिबंध करना, कि छोटे बच्चों की डेथ नहीं होनी चाहिए। तो ये टॉपिक हमने अच्छे से देख लिया। याद रखना, सावित्रीबाई फुले, माली कम्युनिटी के अंदर, पति का नाम ज्योतिराव फुले, और महिला सेवा मंडल, गो गेट एजुकेशन पोइम। उसके अलावा सत्य शोधक समाज आगे कैरी फॉरवर्ड किया, और वुमेन के लिए पहली स्कूल को स्टार्ट भी इन्होंने किया, ओपन नेटिव फीमेल स्कूल, और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी स्टार्ट किया। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से देख लिया है, सावित्रीबाई फुले को बहुत अच्छे से देखा है। उसके अलावा रानी वेलु नाचियार को देख लिया है, स्टील इंडस्ट्री को बहुत शानदार तरीके से देखा है। उसके अलावा और क्या टॉपिक देखे हमने? टॉयलेट फैसिलिटी इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको अच्छे से समझ लिया है।
और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा टू स्पेसिफिक सेक्टर्स। और नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जीडीपी, ये टॉपिक भी देख लिए हैं। और उसके अलावा वॉल्व, ये जो वॉल्व होता है हमारा भेड़िया, उसको अच्छे से देख लिया है। और सबसे टॉपिक शानदार टॉपिक था GSAT-20 जो कि 4700 किलो टन का मतलब किलो का है, जिसको 4.7 टन का ये सैटेलाइट है, जिसको सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाएगा। ये टॉपिक भी हमने बहुत शानदार तरीके से देखा है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।